हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, जिससे कि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल सके हिस्ट्री के रिलेटेड, कि हिस्ट्री के बारे में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आपको पूरा जो है जिस मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको हिस्ट्री को पढ़ने में और भी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये जो हिस्ट्री शब्द है, जिसे हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द हिस्टोरिया से निकला है। इस हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या कि वह सूचनाएं जो छानबीन करके प्राप्त हुई हो, उसी को हम जो क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया। तो यहाँ पर तो मैंने एक चीज़ बता दी क्या, कि जो हिस्ट्री है इस शब्द का ओरिजिन कैसे होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। आप चलिए जरा सेकंड चीज़ समझते हैं, वो क्या कि हिस्ट्री का जो है वो अर्थ क्या होता है बेसिकली। देखिए, मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि हिस्ट्री के जो अर्थ है वो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है। उसको जो है गलत तरीके से जो है वो लेते हैं हिस्ट्री को। अब देखिए, इसका सही अर्थ बताता हूँ क्या है। देखिए, हिस्ट्री का अर्थ होता है कि अतीत में, मतलब पास्ट के अंदर जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई हों, केवल उन्हीं को जो हम इतिहास कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, कि इतिहास के अंदर, अतीत के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं, लेकिन हमको उसके बारे में अभी पता नहीं है। तो उन घटनाओं को हम अभी इतिहास नहीं कह सकते जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इतिहास के अंदर जिन जिन सोर्सों को हमने प्राप्त किया है, उन सोर्सों के आधार पर हमने पता करा है कि उस समय पर पहले जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ करती थी, या फिर 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन सब के बारे में हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास कुछ साक्ष्य थे, कुछ स्रोत थे, जिसके माध्यम से हमने जो है इन घटनाओं को इतिहास के अंदर कैटेगराइज जो है किया हुआ है। अन्यथा यदि हमारे पास सोर्स नहीं है किसी भी घटना के, तो उन सभी चीज़ों को हम अतीत में डालेंगे, इतिहास या हिस्ट्री नहीं कहेंगे। ये चीज़ ज़रा आप अपने माइंड में रखिए। तो ये होता है अभी डिफरेंस इतिहास और अतीत के बीच में। अब चलिए ज़रा एक चीज़ और जानते हैं कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो किन को कहा जाता है। जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो जो है हेरोडोटस नामक जो है व्यक्ति है, हेरोडोटस, इन व्यक्ति को जो है कहा जाता है। ये भी जो है एक ग्रीक व्यक्ति है, ठीक है। और इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहली बार साक्ष्य के आधार पर जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी इन्वेस्टिगेशन करके पूरे साक्ष्य के आधार पर, जब ये हिस्टोरिका अपनी पुस्तक लिखी पहली बार, तभी से जो है हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। अब यहाँ पर ज़रा आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो अतीत है, जो पास्ट है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में हमें पता चला है। वो कैसे पता चला है, यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठता है। ये जो सारी चीज़ें जो हमको पता चल रही कि हाँ अतीत के अंदर ये घटना घटित हुई है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हुई थी, ठीक है, या 16 महाजनपद हुए थे, इन सब के बारे में हमको पता कैसे चला। इसलिए तो हमने, जब हमको पता चला कि हाँ ये घटित हुई है इतिहास के अंदर, तभी जो है इन सभी घटनाओं को हमने इतिहास या हिस्ट्री जो है कहना शुरू कर दिया। वो क्यों कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको जो है इन सभी घटनाओं के साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं, सोर्सेस मिले हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सोर्सेस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो लगभग जो है 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला जो स्रोत होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल स्रोत, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। इस पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? देखिए, इस कैटेगरी के अंदर कुछ प्रकार के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे किसी चीज़ के हमें अवशेष मिल गए, या अभिलेख मिल गए, या स्मारक मिल गए, या सिक्के मिल गए, या किसी चीज़ की मूर्तियाँ मिल गई। इन सभी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, छानबीन करते हैं, तब जो है हमको पता चलता है कि हाँ इस प्रकार की कोई घटना जो है घटित हुई है अतीत के अंदर, और इसीलिए जो है इसको हम आगे चल करके हिस्ट्री कहना स्टार्ट कर देते हैं, या इतिहास में जो इसको हम रखना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकंड जो प्रकार का जो हमारा स्रोत है वो होता है हमारा लिटरेरी स्रोत, जिसको हम हिंदी में साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं। देखिए, कुछ अतीत के अंदर हमें कुछ पुस्तक मिली है
जिनके आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि हाँ इतिहास के अंदर ये चीज़ें हुई है। ठीक है, इसलिए जो हम इसको इन सभी चीज़ों को हम हिस्ट्री की कैटेगरी के अंदर भी डालते हैं। तो जो ये लिटरेरी स्रोत है, जो लिटरेरी सोर्सेस है, साहित्यिक स्रोत, इसके अंदर कुछ धार्मिक धार्मिक पुस्तकें मिली है और कुछ कुछ जो हमें गैर धार्मिक पुस्तकें भी मिली है। जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके अंदर हमें जैसे वेद मिले हैं, वेद पुराण हो गए, ठीक है, रामायण हो गया, उपनिषद हो गए, ये सारे जो चीज़ें हमको धार्मिक रूप से पुस्तकें हमें जो है मिली है। और इसी आधार पर हम पता लगाते हैं कि हाँ पहले जो है कभी वैदिक सिविलाइजेशन भी हुआ करती थी या वैदिक सभ्यता भी जो है हुआ करती थी। और जो नॉन रिलीजियस जो ये है स्रोत है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, जैसे चाणक्य जी की जो है अर्थशास्त्र मिल गई, ठीक है, मेगास्थनीज की जो है इंडिका जो नामक पुस्तक है वो मिल गई हमें। तो इन स्रोतों के आधार पर भी हम पता लगाते हैं कि हाँ अतीत के अंदर, पास्ट के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको हम जो है आगे चल करके हिस्ट्री के अंदर कैटेगराइज जो है करते हैं। अब तीसरा प्रकार का जो स्रोत होता है वो होता है हमारा डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, मतलब जो विदेशी यात्री लोग भारत के अंदर आते थे ज्ञान लेने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए या फिर एडवेंचर करने के लिए। तो उन लोगों ने जो इंडिया के अंदर रह वो करके देखा वोखा, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने देशों के अंदर जा करके या अपने भारत के अंदर ही रह करके कोई कोई जो है पुस्तक लिख दिया करते थे। वो मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें उन्होंने देखी वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने पुस्तक में लिख दी। जैसे कि इब्न बतूता जो आपका 5th चैप्टर आएगा हिस्ट्री के, उसके अंदर आपके इब्न बतूता का जिक्र भी है। फाजियान हो गए, इन जैसे जो लोग हैं इन्होंने जो है कुछ जो है पुस्तकें लिख डाली, जिसके वजह से हमको पता चलता है कि हाँ इतिहास के अंदर भारत के अंदर ये जो है शासक हुआ करता था उस समय पर, या ये डायनेस्टी जो है या ये जो वंश है उस समय पर राज किया करता था। तो ये सारी जो चीज़ें हमको इन डिस्क्रिप्शंस के आधार पर भी हमको मिलती है। विदेशी यात्री के जो नज़रिए हैं उनके हिसाब से भी जो हमको मिल जाते हैं, और इसीलिए जो है इसको हम आगे चल करके हिस्ट्री की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। अब चलिए आपकी बात करते हैं सिलेबस की। देखिए दो प्रकार की हिस्ट्री होती है, एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा होता है इंडियन हिस्ट्री। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब आपकी जो 12th क्लास है उसके अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले मैं इंडियन हिस्ट्री का जितना भी आपका सिलेबस है उसका पहले ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिए इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन भारत बोलते हैं। दूसरा बोलता है मध्यकालीन भारत, मिडेवल इंडिया। और तीसरा होता है मॉडर्न इंडिया, जिसको हम आधुनिक भारत भी कहते हैं। जो आपकी जो फर्स्ट बुक है वो उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया के बारे में जिक्र है, और जो आपकी सेकंड बुक है उसके अंदर आपका जो है मिडेवल इंडिया के बारे में जिक्र है, और जो आपकी तीसरी पुस्तक है उसके अंदर आपका आधुनिक भारत के बारे में डिस्कस कराया गया है। याद रखिएगा ये जो हमारा नया जो कोर्स चल रहा है इसके अंदर आपका न्यू सिलेबस के आधार पर मैं करवाऊंगा। ओके, तो चलिए ज़रा आप समझ लेते हैं पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में। जैसे ही आपका सेकंड पुस्तक स्टार्ट होगी तब मैं आपको उस समय मिडेवल इंडिया के बारे में पूरा बताऊंगा, ऐसी पूरा उर्जे पुर्जे सब कुछ खोल खाल के सब बताऊंगा उस समय पर। और जैसे ही आपकी थर्ड पुस्तक स्टार्ट होगी तो उस समय पर मैं आपको आधुनिक भारत के बारे में भी बताऊँगा। अब चलिए ज़रा एंशिएंट हिस्ट्री को जो हम देखते हैं क्या आगे डिवाइड करके देखा जाता है। देखिए एंशिएंट इंडिया को या एंशिएंट हिस्ट्री को जो है हम 3 भागों के अंदर बांट करके देखते हैं। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इन तीनों कालों का पहले देख लेते हैं मतलब क्या होता है। इन तीनों को जो है हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है फर्दर 3 भागों के अंदर, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड में। इसका मतलब क्या पहले ये जान लीजिए। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसका मतलब है कि वो समय जब हमारे पास अवशेष है परंतु लिखित स्रोत नहीं है। याद रखिएगा अवशेष का मतलब अलग होता है। अवशेष का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ के हमको जो है कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसके स्रोत के रूप में हमें मिल गए हैं, जिसके वजह से हम पता लगाते हैं कि हिस्ट्री के अंदर कुछ घटनाएं हुई है कि नहीं हुई है। और कुछ हमारे पास लिखित स्रोत भी होते हैं, लेकिन जो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसके अंदर हमको केवल अवशेष ही प्राप्त हुए हैं, लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल अवशेषों के आधार पर ही जो है यहाँ पर हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है।
अब जरा सेकंड वाला देख लेते हैं, इसका क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो है हमको अवशेष मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं, परंतु वो जो लिखित स्रोत हमें मिले हैं ना, उनको हम अभी पढ़ने में असफल हैं। वो उनको हम पढ़ने में असफल क्यों है, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो एक पिक्टोग्राफी थी। पिक्टोग्राफी का मतलब कुछ चिन्ह बना करके हुआ करते, जैसे हम क इस समय पर ऐसे लिखते ना, तो वो आई थिंक क को कुछ भी मतलब ऐसे करके या ऐसे मतलब कैसे भी लिख सकते थे वो क को, उनकी लैंग्वेज ही अलग थी। तो इन चीज़ों को हम पढ़ने में अभी तक असफल है, इसलिए जो है इस कैटेगरी को हम सेकंड नंबर में डालते हैं। मतलब क्या कि हमें अवशेष मिले हैं इस सेकंड कैटेगरी के अंदर, लिखित स्रोत भी मिले हैं, परंतु उन लिखित स्रोतों को अभी तक हमने पढ़ने में असफलता प्राप्त कर रखी है, अभी तक हम इसमें सफल नहीं हुए। जो तीसरी कैटेगरी है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो है हमको अवशेष है, लिखित स्रोत भी है, और हमने जो है इन लिखित स्रोत को पढ़ने में सफलता भी प्राप्त कर ली है। ओके, आई होप कि आपको तीनों समझ आ गई होगी। अब देखिए, इन तीनों पीरियड में से, इन तीनों काल में से जो सबसे बड़ा काल है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी जो है आगे चल करके दो युगों के अंदर जो है भागों में जो है बांट दिया जाता है। सबसे पहला जो युग होता है वो होता है आपका स्टोन एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाषाण युग। आपने बहुत जगह कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अपने बड़े भैया किसी के मुँह से आपने सुना होगा, पाषाण युग, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ये जो शब्द है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, और इसीलिए जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से समझना है, पूरा सीरीज वाइज से समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको आगे चल करके दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्टोन एज, दूसरा होता है कॉपर एज। जो स्टोन एज है उसको बोलते हैं हम हिंदी में पाषाण युग, और दूसरा होता है ताम्र युग, जिसको हम हिंदी में कॉपर को ताम्र बोला जाता है, तो इसको हम ताम्र युग कहते हैं। अब इन दोनों में भी जो है स्टोन एज, जो ये पाषाण युग है, मतलब स्टोन एज का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जहाँ पर केवल पत्थरों का जो है इस्तेमाल किया जाता था। ओके, और जैसे ही पहली बार कॉपर वाली जो ये धातु है इसका आविष्कार हुआ, तभी से जो हम कहते हैं कि ये कॉपर एज स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली जो धातु का आविष्कार हुआ था वो था कॉपर। ये एक बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। अब चलिए जरा देखते हैं, क्या जो स्टोन एज है इसको भी जो है आगे चल करके तीन भागों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे जो पहला भाग है वो है पैलियोलिथिक पीरियड, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं नव पाषाण काल। अब इन तीनों कालों का मतलब क्या है, जरा आपको मैं एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए, पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब होता है कि वह पीरियड जब हम आदि मानव थे, ठीक है, हमने जो है पत्थरों को रगड़ करके जो है आग का आविष्कार कर लिया था, और पत्थरों से ही जो हमने औजार बनाना सीख लेते, और पत्थरों से जो हम जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा बसारा जो हम कर रहे थे। याद रखिएगा कि पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर कोई भी सिविलाइजेशन या सभ्यता जो है मौजूद नहीं थी। ओके, जो मेसोलिथिक पीरियड है इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है हमने पशुपालन जो है करना, डोमेस्टिकेशन जो है हमने करना शुरू कर दिया था, और पत्थरों का जो जो औजार थे, जो पत्थरों का औजार इस समय पर यहाँ पैलियोलिथिक के अंदर था, वो ही पत्थरों का औजार जो है थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा शार्प हो गया, और भी ज़्यादा जो है नोकीला जो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया इस मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। और फिर जब ये नियोलिथिक पीरियड आया, इसके अंदर जो है मानव ने पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करना शुरुआत कर दी। इन्होंने जो है कृषि करना भी जो है शुरू कर दिया इस नियोलिथिक पीरियड के अंदर, और जो हमारे पत्थर वाले जो औजार थे उसके माध्यम से हमने जो है हल बनाना स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा, अभी तक हमारे यहाँ पर ये जो कॉपर एज तक ये आयरन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोहे का जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो खेतों को जो जोता जाता था इस नियोलिथिक पीरियड के अंदर, इसके अंदर जो है अभी भी हमने पत्थर के जो हल बनाए जाते हैं उनके माध्यम से जो है खेतों को जोतने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, आद्य ऐतिहासिक काल की। इसके अंदर याद करिए, मैंने आपको बताया था कि हमें अवशेष मिल रखे हैं, लिखित स्रोत भी मिल रखे हैं, लेकिन उन लिखित स्रोत को पढ़ने में हम अभी भी जो है असफल है, अनसक्सेसफुल है। तो
तो इस जो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसके अंदर जो है हमें अपने देश की दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ना जरूरी है। वो दो सभ्यताएं कौन कौन सी है? एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। तो इन दो सभ्यता को जो है हम इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि इनके जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो लिखित स्रोत मिले इन दोनों से, उसको हम पढ़ने में अभी भी असफल हैं। ओके, अब जो ये थर्ड नंबर का जो है, ये है हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसी पीरियड के अंदर, इसी काल के अंदर जो है हमें आयरन का इस्तेमाल होना जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है। आयरन का मतलब लोहे का जो इस्तेमाल इस समय पर होना शुरू हो जाता है। आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपदों के बारे में, जो मगध है जो सबसे पावरफुल था, वज्जी हो गया, कुरु हो गया, ये जो सारे जो महाजनपद थे, उनके अंदर जो है इस आयरन का, लोहे का जो है इस्तेमाल करना शुरुआत हो गया था इस समय पर। और कुछ इसी दौरान पे जो है धार्मिक आंदोलन भी जो है चल पड़े थे, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। तो याद रखिए, जो आपका फर्स्ट बुक है उसके अंदर जो है आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता के कहानी को लेकर के ही जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और बाकी का जो ये जो पार्ट है आपका, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको जो है आपकी 12th क्लास के एनसीईआरटी में स्किप कर रखा है, अभी हटा रखा है। तो इसीलिए जो है हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर होगा। उसके अंदर हम जो आपको ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल में बताएंगे सही ढंग से। और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में भी है आपके बारे में उसी के अंदर ही। ओके, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब के बारे में वहाँ पर दे रखा है। और फिर ये मगध के बारे में भी वहाँ पर बहुत अच्छे से जिक्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकल करके आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में तो आते ही आता है। तो ये कुछ आपका जो फर्स्ट बुक है हिस्ट्री वाला, एंशियंट हिस्ट्री वाला, प्राचीन भारत वाला, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको अपनी पुस्तक के अंदर पढ़ने होंगे। और जैसे हम सेकंड बुक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको मिडेवल इंडिया के बारे में भी जंप करके बताऊंगा। अब चलिए जरा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो ये सारी जो चीज़ें मैंने अब तक बताई है, इन सभी का जो मैंने यहाँ डेट्स लिख रखा है, इस डेट्स का क्या मतलब होता है? कई कई बच्चे जो होते हैं उनको डेट्स में लेकर के जो है कन्फ्यूज़न होता है, तारीखों में जो है कन्फ्यूज़न होती है। ये एडी क्या होता है, ठीक है, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, ये ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जो है अभी मैं अब आपको एक नई वीडियो एक चला कर ही दिखाऊंगा। उसके अंदर आपको जो है मैं यहाँ पर सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि ये तारीखों का क्या रिलेवेंस है, इनको इतिहास में हम किस प्रकार से जो है इस्तेमाल में लाते हैं। इतिहास के अंदर या हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी डेट्स के पीछे बीसी, एडी या बीसीई या सीई या ईसा पूर्वी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो इन्हीं चीज़ों को जो है दूर करने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ इन सभी डेट्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी चल रहा है, क्या हमारा कौन सा साल चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा ये 2020। ये 2020 से पहले ये कभी जो है 1500 भी रहा होगा, कभी जो है ये 1000 भी रहा होगा, और कभी जो है ये 500 भी रहा होगा। ये 500 साल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कभी जो है ये 0 भी रहा होगा। ये जो 0 वाला पॉइंट है ना, इसी 0 वाले पॉइंट पे जो है जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म होता है। जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म होता है। ये जीसस क्राइस्ट कौन है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की या ईसाई धर्म की जो है स्थापना करी थी। याद होगा आपको, ये एक लोगो होता है इनका कुछ ऐसे करके और ऐसे करके बनाया जाता है, इनका लोगो यही है। ओके, तो यही है वो क्रिश्चियन के ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्म जो है ये 0 वाले पॉइंट पे हो रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो कैलेंडर है, ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये सारी चीज़ें जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही हो रही हैं। तो आप जरा समझिए, जो जीसस क्राइस्ट का जो 0 वाला पॉइंट है, इससे पहले जितनी भी साल आएंगे, जैसे मान लीजिए 500 साल पहले, तो ये जो 500 साल है इसको जो है हम बीसी के रूप में लिखते हैं, और ये जो है यहाँ पर एडी के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए 500 साल बीसी हो गया, इसके बाद जो है 1000 बीसी हो जाएगा ये, उसके बाद जो है ये 1500 बीसी हो जाएगा, और ये जो है 2020 भी हो सकता है, 2020 बीसी भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अब जरा एक एक करके शब्दों को समझिए। बीसी का बेसिकली मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए लैटिन भाषा के अंदर, ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर यदि आपको जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटनाओं को दिखाना है डेट्स के अंदर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीसी शब्द का। बीसी शब्द का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट।
ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और यदि ये जो जीरो वाला पॉइंट है ना, इसी जीरो वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एनी डोमिनी, एडी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनी डोमिनी, एनी डोमिनी। ओके। और यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में यदि आप जीरो से पहले वाले डेट्स को डिनोट करना चाहते हैं या इशारा देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको BCE का इस्तेमाल करना पड़ता है। BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ओके। और यदि आप ये जीरो से आगे वाले डेट्स की तरफ इशारा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं CE, कॉमन एरा। ओके, याद रखिएगा सारी चीज़ें, कॉमन एरा। और हिंदी में ज़रा जान लेते हैं क्या होता है। हिंदी में यदि आपको इस जीरो वाले पॉइंट से पहले की ओर इशारा करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हो रही है। और यदि आपको ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें बोलनी है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ईसवी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। तो आप जरा यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि सबसे पहले जो ईसा मसीह का जन्म है, उसके पीछे जो है ये जो डेट्स है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, घटते हुए क्रम में जो है जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए जो हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम लाइन है वो कितनी है? 2600 BC से लेकर के 1900 BC या ईसा पूर्व जो है लिखा जाता है। हिंदी में जो है इसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ओके। और इंग्लिश और लैटिन भाषा के अंदर इसको हम BC या इंग्लिश के रूप में भी जो है BCM लिख देते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2600 साल है, ये जो है ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले जो 2600 साल है, उस समय पर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व था, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि ईसा मसीह के जन्म लेने से 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म लेने से 1000 साल पहले की बात है, ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले 2600 साल की बात है, या ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले 1900 साल की बात है कि इनके बीच में जो है हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सभी डेट्स से का मोहताज है, सारी की सारी जो डेट्स है यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा ये जो BC हो गया, AD हो गया, BCE हो गया, CE हो गया, ईसा पूर्व हो गया, ईसवी हो गया, इन शब्दों के अलावा यदि आपके पास और कोई शब्द आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको उनका भी जो है अर्थ समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है? सिंपल सिंपल कि यदि आपको जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है, इससे पहले की अगर किसी डेट की ओर इशारा करना हो, तो उसके लिए आप जो है BC, BCE और ईसा पूर्व का जो है इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपको इस जीरो वाले पॉइंट के आगे की तरफ इशारा करना हो, डेट्स की तरफ, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? AD, CE और ईसवी। ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।